नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मोदी के 11 साल उत्तराखंड कितना निहाल। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल पूरे होने पर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में पत्रकार वार्ता, कवि शो और कार्यशालाएं, विकास प्रदर्शनी, विधानसभा स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के पंजीकरण शिविरों का आयोजन करेगी। और इस संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के चलते आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मोदी सरकार के 11 देश के विकास व उन्नति के कर रहे हैं और इसी के साथ ही इसी तरह मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक विषयों पर जिला स्तर पर 11 जून को प्रत्येक जिले में प्रोफेशनल मीट भी आयोजित की, जिसमें से 3 वक्ता सरकार की उपलब्धियों से संबंधित 3 विषयों पर अपनी बात रखेंगे। और वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल कार्यकाल को कुशासन बताकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखें रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले घपले घोटालों की सरकार थी। अब ये परिभाषा बदल गई है। अब ये 11 साल विकास व देश की उन्नति की रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तराखंड हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी के दिल के बेहद करीब है। आइए देखते हैं वो खास तारीखें जब प्रधानमंत्री मोदी देवी की मिट्टी से जुड़े रहे। पीएम ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ में विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति लोकार्पित करने से लेकर साल 2021-22 के विधानसभा चुनावों और 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री धामी के शपथ ग्रहण में उनकी उपस्थिति राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है। 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा, 12 अक्टूबर 2023 को मानस खंड जागेश्वर आदि कैलाश दौरा, 8 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और 2 व 11 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनावों के दौरान उनकी मौजूदगी इसका प्रमाण है। 28 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेलों में उनकी भागीदारी ने खेलों को बढ़ावा दिया है। ये सभी यात्राएं दिखाती हैं कि उत्तराखंड उनकी प्राथमिकता में है और वे इसे विकास व आध्यात्मिकता का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन तमाम दौरों में उत्तराखंड को हजारों करोड़ विकास की सौगात दी है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का अर्थ बदल गया है। अब सरकार रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की भावना से संचालित होती है, जिसमें जन भागीदारी शासन की आत्मा बन चुकी है। 2014 से पहले का भारत हम सबके स्मरण में होगा। बहुत छोटे होंगे आप में से जिनकी आयु 10 साल के आसपास की होगी, तो 2014 में जो 10 साल के होंगे अब वो कितने के हो गए?
25 के 25 रहो यहाँ पे 10 साल के बाद बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती है, 21 साल के पूरे वोट देने लगे। हाँ, इसमें से बहुत सारे वोट डाल रहे ऐसे भी होंगे हमारे नवयुवक जिन्होंने पहले की सरकारों का बहुत अच्छे प्रकार से विश्लेषण नहीं किया होगा, तो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 11 सालों में बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा की कि अच्छी बात अब एक डरावने की तरह लगती है। सालाना 2 करोड़ नौकरियां, किसान की आय दोगुनी, महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, महंगाई की पराकाष्ठा, बेरोजगारी की बाढ़ आदि शामिल है। वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस के सवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बीते 11 साल भारत के अमृत काल के रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार 3 की पहली सालगिरह को लेकर देश भर में संकल्प से सिद्धि के तहत अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। सरकार के स्तर पर भी 1 साल पूरा होने को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साल 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप आदि बातें रखी जा रही हैं। एक फेलियर जब हो जाता है किसी का, तो उसके जो चेले चपाटे होते हैं जोर से कहते हैं कि हम सफल हैं। सफल शुरुआत हुई थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने से। कितने लोगों को रोजगार मिला? काला धन लाने की बात कही थी, धन क्या देश में आ गया इन 11 सालों में? स्विस बैंक के खातों की डिटेल्स देने की बात कही थी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने। 11 साल के केंद्र में सत्ता में होने के बाद कितने स्विस बैंक के खातों की डिटेल्स वो दे पाए? उन्होंने कहा था हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो भी अभी तक नहीं चली। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, वो भी नहीं चले। हाँ, अगर कोई उपलब्धि है तो यही है कि सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के समय में जो बनी, चाहे वो वैष्णो देवी माँ का जो टनल था उसका उद्घाटन करना हो, चाहे हमारे एक एंटोनी ने जो पैसा उत्तराखंड में दिया था रेलवे के लिए इत्यादि के लिए, उसमें जो काम हो गया ऑल वेदर रोड में, उसका उद्घाटन करना रहा हो, यही सब वो करते रहे। आपने बहुत अच्छा सवाल है। आप वर्तमान में देख रहे हैं कि जो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में चारों तरफ जो भ्रष्टाचार की अफरा तफरी मची हुई है, न्याय और ऑर्डर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा तरह ध्वस्त हो चुका है। और जो महिलाओं के ऊपर बढ़ता अत्याचार है वो पूरे पहाड़ी 9 राज्यों में चरम सीमा पे है। ये हाल देश में भी है, जहाँ पर बीजेपी का था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब लगता है कि बेटियों को बीजेपी से बचाओ ये नारा आने वाला है। तो मुझे इन शब्दों से वो बात अटल जी की याद आती है जब कहा था कि एक बार हम जो है 13 दिन की सरकार रही, फिर 13 महीने की सरकार रही, अब हमारा 13 साल के बाद बीजेपी फिर दोबारा वापस मुड़ के नहीं आएगी। पार्टी अपने कार्यों के बल पर ही चुनाव लड़ती है और हमने पिछले 11 वर्ष की उपलब्धियों में के आधार पर हमने चुनाव लड़े हैं। मोदी जी के कार्यों से उत्तराखंड राज्य के अंदर जो गति आई है और ट्रिपल इंजन सरकार आज की तारीख में हमारे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी मिली है, तो हर क्षेत्र के विकास में गति बढ़े और विकास ही हमारा मुद्दा रहने वाला है और विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं एक तरफ सत्ता पक्ष है जो मोदी सरकार के 11 साल को देश की दिशा और दशा बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस पूरे दौर को जनता के लिए सबसे कठिन और झलावे भरा मानता है। अब सवाल ये नहीं कि कौन क्या कह रहा, सवाल ये कि जनता क्या महसूस कर रही, क्या योजनाओं का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, ये देखने वाली बात है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक के अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार उपलब्धियों को गिना रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य की बात हो या पूरे देश की बात हो। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उन आपका पढ़ते हैं। संजीव वर्मा है हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी प्रदेश कांग्रेस हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जो कि केंद्रीय मंत्री यूकेडी से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तराखंड में विकास की गति को लेकर के, जैसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां अभी तक अर्जित की हैं, साथ ही केंद्र सरकार 11 साल चूंकि पूरे होने पर कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं जो जनता
ये हितकारी रही हैं, उन सारी ही के बारे में, सारी ही बातों को विस्तार पूर्वक बताया था। सबसे पहले जो योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनको लेकर के प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे और फिर करते हैं। वंदना जी, सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, उनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। जिस तरह से उन्होंने भारत के हित में, भारत को विकास की गति में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से कार्य किया है और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था देने का जो काम किया, जो गरीब उत्थान के लिए उन्होंने लगातार काम किए, जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया, जो किसानों को उन्नत करने के लिए उन्होंने लगातार काम किया। जिस प्रकार से मैं कहां से सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। देखिए, अखबारों की सुर्खियां बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार के द्वारा आरंभ हुआ है। जिस प्रकार से जब 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय वैसे तो पिछला जो 50-60 साल का जो टेन्योर, अधिकतर समय पर कांग्रेस की या कांग्रेस के कोलिशन वाली सरकारें रही हैं और उन्होंने देश का क्या बेड़ा गर्क किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वंदना जी, देखिए, लगातार कांग्रेस का जब शासन काल था उस समय अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। रोजाना आदमी सुबह अखबार खोलता था और कहता था, अरे आज ये घोटाला हो गया, आज कॉमनवेल्थ हो गया, आज जी हो गया, आज कोल हो गया, आज फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। दुनिया भर का मनरेगा तक को छोड़ा नहीं जिन लोगों ने। तो और आज जब से 2014 से माननीय मोदी जी की हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज अखबारों की सुर्खियां बदल गई। अखबारों की सुर्खियों में होता है, आज नया एक्सप्रेस हाईवे बन गया, आज फलाना हाईवे जो पहले सिंगल लेन या टू लेन था, आज वो 4 लेन या 6 लेन बन गया, और फलानी रोपवे तैयार होगी, फलाने नए एम्स बन गए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस शासन 70 सालों में जो ये लोग कर पाए, उससे दोगुना तिगुना विकास इन्होंने जितने एयरपोर्ट पिछले 70 सालों में बनाए, हमने मात्र 11 साल में उससे 3 गुने एयरपोर्ट बनाने का काम किया। जितने एम्स इन्होंने 70 सालों में बनाए, हमने मात्र 11 साल में उससे 5 गुने एम्स भारत को, भारतवर्ष को, जनता को देने का काम किया। एम्स की बात करें, IIT की बात करें, नए नए विश्वविद्यालयों की बात करें, और तमाम तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट की हम बात करें, तो पूरा हमारी सरकार पूरी तरह से डेवलपमेंट को आधार मानकर अपना काम करती है। बिल्कुल जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जिस तरह से आपने बताया कि डेवलपमेंट के आधार पर काम करती है। हमारे साथ आशीष सैनी है। आशीष जी, जिस तरह से बता रहे थे संजीव वर्मा जी की जो हमारी सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार की बात कर लें, केंद्र सरकार की बात कर लें, हमेशा से ही डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, विकास की गति को लेकर के बात की जाती है। तमाम तरह के जो उदाहरण हैं, योजनाएं हैं, उनको गिनाया है उन्होंने। कितना सहमत हैं आप? रूप से आप किसी भी सरकार के अच्छे और बुरे काम के रूप में देख सकते हैं। नंबर आर्थिक स्तर पर, नंबर 2 विदेश नीति के मामले में, तीसरा शिक्षा और चिकित्सा। मुझे आप बताइए कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ाकर, MBBS की फीस बढ़ाकर, उच्च शिक्षा के साथ जगहों 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी तक बढ़ाकर आपने देश का क्या भला किया। नंबर 1, नोटबंदी, GST और तमाम इस तरह के जो काम आपने किए, इनसे देश की इकोनॉमी का क्या हुआ। इस सरकार में मैं आपके सामने बड़े दावे से कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग एक सिंगल काम बताएं, एक अकेला काम जिसे मोदी ने शुरू किया हो और मोदी जी ने समाप्त किया, और आज अपने भाषणों में उसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हो कि देखिए मैंने ये देश के लिए काम किया है, ये पहली बार हुआ है, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी है। नेशनल हाईवे जनरल भुवन चंद खंडूरी जब अटल जी के सरकार
मंत्री हुआ करते थे, उस समय स्वर्णिम त्रिभुज योजना शुरू हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के लिए अलग से एक विभाग NHAI बनाया और उन्होंने टोल वसूल कर को चलाने का काम किया। उसमें टोल के साथ साथ 1 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पे सेस लगाया गया राजमार्ग बनाने के लिए। आज वो टोल कई गुना हो चुके हैं और टोलों की संख्या भी कई गुना हुई है। 10 रुपए 20 रुपए जहां पर टोल था, आज 100 150 रुपए 200 रुपए तक वो टोल लगने लगा है। तो ये सारी इनकी उपलब्धि नहीं, ये इनकी विफलता है। विदेश नीति के मामले में बहुत ज्यादा दूर की जरूरत नहीं है। 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सरकार के संबंध में जो बोला है वो सच है या झूठ है, ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं, बताने वाला तो कोई है नहीं वहां, लेकिन ये सवाल आज भी खड़ा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अपने देश में हमने रिसर्च करने वाले बच्चों की स्कॉलरशिप घटा दी, हमने जो हायर एजुकेशन की फीस बढ़ा दी, हमने जो वैसे जनरल एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर में स्टेट में होती है, हालांकि वो स्टेट इशू है, लेकिन मैं उसे छोड़ देता हूँ। लेकिन 40 टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस प्रकार से SC ST और OBC की भर्तियां समाप्त कर दी गई, बिल्कुल जानबूझकर बैकलॉग में डाली जा रही है, तो बताइए देश की 90% आबादी का कौन सा वर्ग है। मोदी जी की उपलब्धियां हैं, मैं बताऊंगा कौन सी हैं। जैसे जातिगत जनगणना की मांग जो कांग्रेस ने उठाई और उन्होंने मान ली, ऐसे अनेक उदाहरण है जो कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने या किसी ने भी कहे वो इन्होंने मान लिए, लेकिन अपना खुद का कुछ नहीं है। उद्घाटन भी दूसरों के, काम भी दूसरों के, अपने द्वारा किया गया एक सिंगल काम। पहले नोटबंदी 2 साल छाती पीटी, मुझे बताइए पुलवामा के नाम पर वोट मांगकर दूसरी बार सरकार में आए, हिंदू मुस्लिम एजेंडे को आपने बढ़ाने का काम किया। और आपको ध्यान हो अभी 4 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में एक पूरा पेज का आर्टिकल छपा वॉशिंगटन पोस्ट में, और उसमें लिखा गया कि 9 मई की जो रात थी उसमें जो पत्रकारिता भारत ने दिखाई, क्योंकि मोदी सरकार, इन्होंने कहा ना कि मोदी सरकार तो न्यूज के लिए काम करती है, हेडलाइन छपती है, नया हाईवे बना, लेकिन ये कहाँ लिखेंगे कि उसमें हाईवे पे टोल कितना लगा दिया, ये सब चीज नहीं आएगी। दूसरा, ठीक है, इस पर आगे की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कमी करने आज तक पता नहीं है। दीपक रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं UKD से, और आगे की चर्चा फिलहाल करेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ और 11 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं और जो राज्य सरकारें हैं वो भी उपलब्धियां गिना रही है कि हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या जनता के लिए है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, उत्तराखंड कितना निहाल है, इस बात पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधा दीपक रावत जी आप आते हुए, जिस तरह से केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, तमाम वो योजनाएं गिनाई जा रही हैं, तमाम राज्य सरकारें जो BJP शासित हैं वो उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई हैं, चाहे उत्तराखंड की ही ना कर ले। लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया है वो आपकी जानना चाहेंगे। तमाम जो सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। मैं बहुत संक्षिप्त सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा जवाब भी चाहूंगा। मोदी जी के केंद्र के 11 साल में से भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 9वां साल चल रहा है। 9वां साल में 8 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि समांतर चल रहा है, केंद्र का भी और राज्य का भी। एक योजना थी, बाकी सारे आंकड़ों पर अगर मैं मान भी जाऊं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा जब अपना जवाब दें। एक योजना थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2016-17 में लॉन्च हुई थी, लाल किले उद्घाटन बोला गया था। कहा था कि इससे हम लोग आने वाले भविष्य में युवाओं को तैयार करेंगे। मैं आप बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, आज तक भारतीय जनता पार्टी उसके आंकड़े प्रस्तुत न दे पाई है, न मेरे राज्य में क्या स्थिति है, राज्य में कर पाई है। उन केंद्रों को क्या हुआ जो रातों रात कुकुर मुत्तों की तरह जिलों में खुल गए थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, और उसके बाद रातों रात 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर वो सबका सब कहाँ गए, कितने कौशल बने, इसका आज तक का कोई भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी न राष्ट्रीय स्तर में दे पाई है, राज्य में दे पाई है। मैं तो जानना चाहूंगा कि 2014 में 15 लाख लोगों के काला धन आना था। मैं चाहूंगा कि अब तक हो सकता है बहुत से कारण हो कि 15 लाख लोगों के हाथों में ना आए हो, वो बताएं
और कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा भारत की जनता को और विशेष रूप से उत्तराखंड की जनता को, जब वो 15 लाख उनके अकाउंट में आएंगे। मैं जानना चाहूंगा निश्चित रूप से, यदि कि CWG का घोटाला हो, कोल घोटाला हो, माइंड घोटाला हो, ये सारे घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने किए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा वो क्या कारण रहे 11 साल में, इन पे केस क्यों नहीं चला, इनको सजा क्यों नहीं मिली, और जितना नुकसान इस देश को हुआ है इन घोटालों के द्वारा, तो उसकी रिकवरी क्यों नहीं हुई है इन घोटालों में। इसका भी अगर डिटेल मिल जाती तो हमें और संतुष्टि मिलती कि निश्चित रूप से सरकार केंद्र में सही चल रही है। इसका जवाब जानेंगे, हमारे साथ संजय जी हैं, उनसे जवाब जानेंगे। लेकिन एक आखिरी सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा। विकास इस उत्तराखंड में कैसे चल रहा है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक ओवरब्रिज बनना है, 2016 में 3 ओवरब्रिज बनने थे, जिसमें से 2 बन गए हैं, 1 नहीं बना हुआ। रेल और भंडारी बाग के बीच में है, यदि कोई स्थानीय होगा तो समझ जाएगा। आप यकीन मानेंगे 2017 से अभी तक उसके बारे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो या शासन हो, ये कहते थे कि रेलवे की तरफ से, क्योंकि ओवरब्रिज बनना है रेलवे की पटरी के ऊपर, उसकी परमिशन नहीं मिली है। अभी मात्र पिछले महीने ही हमने उसमें आंदोलन करा, उसमें आंदोलन करके लगातार उसको चर्चा में लाए, और आप देखिए आज वो पुल की DPR बन गई है। प्रशासन ने उसको रिवाइज, उसकी जो ऑक्शन जो मनी थी उसको बढ़ाकर उसको अब मतलब बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि जब तक कोई उस बात को नहीं करेगा, विकास के दावे इनके जो खोखले हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी में आ जाइए, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैं तो सिर्फ संजीव वर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि वो बता दें कि 100 जो स्मार्ट सिटी है, क्या हमारा उत्तराखंड में देहरादून बन गया है, इसकी सिर्फ हमें पुष्टि करवा दें। क्योंकि अगर ये आएंगे तो मैं चाहूंगा, क्योंकि कागजों पर तो बन गया होगा, चल 100 लिस्ट बनी थे, 100 शहर बन गए थे, पर यथार्थ में धरातल में बने हैं नहीं बने हैं, इसका अगर वो मुझे उदाहरण दे तो मैं मान जाऊंगा कि ठीक है। इसका जवाब हम जानेंगे संजीव वर्मा जी से, लेकिन इससे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं रत्नमणि डोभाल जी। रत्नमणि जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम तरह के सवाल हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन विकास को हमेशा से ही आगे किया जाता है। विकास की गति को अगर मद्देनजर रखें तो राजनीतिक दृष्टि से विकास कहां पर है एक अनुमान के मुताबिक? देखिए वंदना जी, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल पूरे किए हैं, और मैं इस पर उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। लंबा पीरियड और संकल्प से सिद्धि, ये भाजपा का अभियान अब शुरू हो गया है। और मैं अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि उत्तराखंड में कहाँ कौन कौन से मंदिर में वो गए हैं, तो वो मंदिरों में गए हैं, अच्छी बात है, हम लंबी आयु की कामना करते हैं। लेकिन जो सवाल हैं, जो लोगों से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको अगर हम देखें संकल्प से सिद्धि, ये संकल्प से सिद्धि 2 भारत बना रही है, एक असमान भारत बना रही है। हमारे यहाँ अमीरी बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है। ये जो संकल्प है, और ये संकल्प इसलिए ये संकल्प और सिद्धि जो है, ये संकल्प जिनके लिए है, जिनके वो नेता हैं, उनका लिए वो पूरा संकल्प समर्पित है, और वो काम वो कर रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं, उनकी दौलत बढ़ रही है। और जो दूसरा जो मैं पहलू कह रहा हूँ, उसी हिसाब से जैसे दौलत वाले बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से गरीबी बढ़ रही है। तो ये अपने आप में 2 भारत बन रहे हैं, लेकिन उस भारत की कोई बात नहीं कर रहा है। अब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनको महिमा उनकी उपलब्धि है। ये भी एक उपलब्धि है कि वो निर्विवाद रूप से ये 11 प्रधानमंत्री हैं। इसके बावजूद आप देखिए ना, उपलब्धि में अगर मैं दिखाऊं कि 2014 में आप कितने लाए थे सीटें? 282। फिर आप लाए 303, और उसके बाद जब आप 400 पार करना चाह रहे थे कि पूरा संविधान ही हमको बदल देना है, तो फिर आप 240 पे टिक गए।
अगर ये अपोजिशन दूसरा आपके साथ नहीं हो तो आप तो अल्पमत में सरकार चला रहे हैं। तो ये मंथन भी तो भाजपा के अंदर हो रहा होगा, निश्चित रूप से हो रहा होगा, लेकिन वो ये बात कहें जो हम कह रहे हैं, ये उनके मुंह से सुने तो ये तो संभव नहीं है। ये तो दूसरे लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री यहाँ से शुरू होके हमारे साथ आए थे और हमें खुशी हुई थी कि विदेशों में कांग्रेस के राज में इतना काला धन स्विस बैंक में जमा है कि अगर उस धन को हम ले आएंगे कि तो प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपया यूं ही चले जाएंगे। उसके अलावा भी क्या हुआ काला धन का? या तो आप कहिए कि हमने गलत बोला था कि हमें कोई धन वहां मिला नहीं, मिला है तो आप देश को बताइए कि इतना काला धन हम लेके आए हैं। तो कोई आप नहीं दे रहे। आप नारा दिया था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे आप 2 करोड़ क्या 1 करोड़ के हिसाब से बता दो तो भी 11 करोड़ बनते हैं, और 11 साल में तो 22 करोड़ को मिलना था। मिलना तो अलग रहा, लोगों के जॉब चले गए तमाम इस संकट में। चाहे हम अपने प्रदेश में भी लगाए उत्तराखंड में तो भी आपको ये आंकड़े मिल जाएंगे। और दूसरा जो विकास योजनाएं हैं, अब मैं अगर थोड़ा सा ये कहूँ, ये स्मार्ट सिटी का उसकी तो बात हुई यहाँ पर, और बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया था एम्स की बात की थी। 15 एम्स की घोषणा की गई थी कि 15 एम्स हम बनाएंगे। कितने एम्स बन गए और कितने मेडिकल कॉलेज? आपने हमारा जो मेडिकल कॉलेज जनता का पैसे 550 करोड़ रुपया हमने मुफ्त में जमीन दी, 550 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ, वो प्रधानमंत्री की घोषणा में बना है। और उसके बाद बनने के बाद एडमिशन हुआ, आपने भेज दिया उसको। तो जनता को क्या हम तो ठगे गए ना? सरकार ने 550 करोड़ रुपया लगाया, वो मेरी और आपकी जेब से गया है, और फिर फायदा। ठीक है रत्नमणि जी, ये इस सवाल का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ संजीव वर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे भी कि जिस तरह से आपने तमाम बातें कही और तमाम सवाल भी उठाए, लेकिन इन 11 साल में कोई एक योजना, कोई कदम जो आपको सराहनीय लगा हो? देखिए सराहनीय ये लगता है हमारा, कैसे मैं कदम कौन से का सराहनीय कदम ये होता कि आपने विदेशी मोर्चे पर कोई अच्छा काम करा होता। आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं, और ये जो अभी घटना हुई है जिसमें हमारे जो सेना ने और उसका जो वीरता का और शौर्य का जो प्रदर्शन किया, उसमें कौन हमारे साथ रहा? हमारा पड़ोसी हमारे साथ नहीं है भाई। जिस बांग्लादेश को आपने बनाया वो बांग्लादेश आपके साथ नहीं है। जो नेपाल हमारे पड़ोस में है वो आपके साथ में नहीं है, जिससे हमारा रोटी बेटी के भी संबंध है। और ये इस तरीके से आज भी आप ये बात सही, हम सेना ने जो कुछ भी किया है वो प्रशंसनीय है, हम सैल्यूट उसको कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो राजनीतिक सवाल तो पूछे जाएंगे कि वो जिन दुर्दांत आतंकवादियों ने जिसमें आपको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, वो कहाँ हैं? वो कौन थे? वो तो आज भी आप नहीं बता रहे देश को क्या हुआ उनका। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, हाँ एक उपलब्धि अभी ये हुई कि 55 साल में आप एक पुल बना गए वहां जम्मू कश्मीर में, वो 4 बाग वाले, वो उपलब्धि है आपकी, और अब वो दिख रही है। उसमें क्या बात? हम आप बता रहे, आप तो ऑल वेदर रोड बना रहे थे उत्तराखंड में कि 12 महीने चलने वाली है। अरे 4 महीने तो चला दो उसको। ठीक है, इन सारे ही सवालों के जवाब हम जान लेते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जो कि अध्यक्ष हैं आरआरपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लौटेंगे आपके पास। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, जो तमाम सवाल आपकी ओर उठाए जा रहे हैं, आपकी सरकार की ओर उठाए जा रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने सुना भी होगा। वंदना जी, देखिए ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनको न विकास से कभी कोई लेना देना था, न कभी इन्होंने विकास किया, और ये लोग विकास की कभी पैरवी कर सकते हैं। क्योंकि जब जब इनको शासन का समय मिला, इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार की घुन की तरह ये लोग हैं। और कांग्रेस का पूरे भारतवर्ष में जब जब शासन रहा, इन्होंने केवल तुष्टीकरण की राजनीति करी, इन्होंने विकास को कभी वरीयता दी। ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि इनके समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे
वो अपने छत पे जो गमले थे उसमें कई करोड़ रुपए की गोभी उगा देते थे। कितने आविष्कारिक लोग थे ये लोग। इनके जो माँ बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, 5,000 करोड़ का वो जो नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला, आज जिसमें माँ बेटे बेल पर हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती यार, कितने बेशर्मी के साथ यहाँ पर कैमरे को फेस कर लेते हैं। मैं बड़ी हैरानी होती है। किसानों की बात करते हैं, जहाँ इन्होंने किसानों को इतना दोहन किया, आज किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किसानों के एमएसपी में 3 से 4 गुनी वृद्धि करने वाली हमारी सरकार है। तमाम पेट्रोलियम पदार्थों की जो मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने का काम पिछले 11 सालों में जिस प्रकार से भारतीय पार्टी ने किया, जिस दो बड़ी महाशक्ति रशिया और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन आदि में जो युद्ध में लगातार 3 साल से इन्वॉल्व हैं, जहां से बड़ा गैस के निर्यातक हैं वो भारत के लिए और कच्चे तेल के, ऐसे समय पर भी भारत ने पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार डिलीवरी अपने बनाए रखी और उसकी कीमतों को बढ़ने नहीं दिया। आज भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो देश की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। आप पूछे तो कांग्रेस पार्टी आपके समय पर भारत में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? वो पिछलग्गू भारत होते थे। पिछलग्गू भारत की आपने एक इमेज बना रखी थी, जहां आपके प्रधानमंत्री जाकर मौन हाथ बांधे खड़े रहते थे। आज भारत नेतृत्व करने की स्थिति में है। आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आज बड़ी बड़ी महाशक्तियां हमारे प्रधानमंत्री जी को अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें एक मीडिएशन करने के लिए आमंत्रित करती है। ये केवल मोदी जी का गौरव नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीय उनका भी गौरव है। ये ठीक है संजीव वर्मा जी, जवाब आप सुन लिया है, आशीष सैनी ने भी और तमाम जो मेहमान हैं उन्होंने भी सुन लिया है। जवाब जानेंगे उनसे भी, ये सवाल उनसे भी किया जाएगा संजीव जी। फिलहाल हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हैं जो कि आरआरपी अध्यक्ष हैं। कर रही है, करोड़ों जनधन खाते जो हमारी सरकार ने खोले हैं तमाम गरीब लोगों का उत्थान के लिए, 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान का लाभ। ठीक है सर, ठीक है, इसका जवाब जानेंगे हम। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे हम। लेकिन शिव प्रसाद सेमवाल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है 11 साल सरकार के पूरे हुए हैं केंद्र सरकार के, चूंकि जो उपलब्धियों की बारे में बात कर रहे हैं कि केंद्र और जो राज्य सरकार है उनकी उपलब्धियां क्या क्या, हित के लिए किन योजनाओं को धरातल पर उतारा गया और कहां पर विकास की गति है, तो अगर इस पर बात करें तो आप कहां पर ये गति पाते हैं इस समय? हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, इनको तो चुप कराइए, दिनों में सुनाई नहीं देगा। जो देहरादून पहुंचा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको तो संजीव जी लौटेंगे आपके पास, जवाब भी जानेंगे। सबसे शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, उनसे हमारा सवाल है, सर आप अपना जवाब दीजिए। मैडम, जो आपने सवाल किया है वो बड़ा मौजूद सवाल है और हमारे उत्तराखंड को मोदी जी के 11 सालों से क्या फायदा है, इस पे वाकई चर्चा होनी चाहिए। हमें ये लगता है मैडम इन 11 सालों में कि उत्तराखंड दिल्ली वाले दलों का उपनिवेश बन करके रह गया है। दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, मोदी जी के जो इर्द गिर्द पावरफुल नेता हैं गुजरात के और दूसरी जगहों के, उनकी कंपनियों का केवल यहाँ पर उपनिवेश बन गया है, उनकी को फायदा पहुंचाने का ये अड्डा बन गया है। और राजनीतिक रूप से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का और वोटों के ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला बन गई। हर चीज जो है उत्तराखंड से ही शुरू होती है, चाहे यूसीसी हो, चाहे कोई भी इसका कोई भी सामाजिक इरादा हो भाजपा का, वो यहीं से शुरू होता है। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने सोचा था कि अलग राज्य बन गया और जनता ने यहाँ पे डबल इंजन ट्रिपल इंजन, जहां से हम जिस राज्य से अलग हुए उत्तर प्रदेश, वहां भी
भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड के मूल के ही जो नेता हैं वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में जो है भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड, वहां भी लगा लीजिए कि ट्रिपल इंजन की बात बहुत होती है, लेकिन जब हम लोग धरातल पे वाकई आते हैं तो हम लोग जब बने थे अलग राज्य, हमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और पूरे सबसे हम लोग सीमांत से घिरे हुए हैं, चाहे नेपाल ये पिथौरागढ़ का इलाका हो, चाइना से घिरा हुआ है, चमोली का इलाका है, आप देख सकते हैं नेपाल से घिरा हुआ है, पूरे पर हम लोग जो है विदेशों से घिरे हुए सीमांत राज्य है और उसके बावजूद हमें 90:10 के रेशो में विशेष राज्य के नाते जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो हमसे छीन ली गई, अपने आप में दुर्भाग्य। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर केवल इंडस्ट्रियल समिट होते हैं, बजट की खानापूर्ति होती है, लेकिन धरातल पे कोई इंडस्ट्रीज आती नहीं है। एक पर्वतीय राज्य के रूप में यहाँ पर एक अलग राज्य बनाया था। हम लोग सोचते थे कि पर्वतीय राज्यों में एक अलग तरीके की औद्योगिक नीति होगी, लेकिन हालात क्या है मैडम, ये आप समझ सकते हो बहुत अच्छे ढंग से कि पर्वतीय राज्यों में कोई भी इस तरीके का बड़ा उद्योग नहीं लगा। हम लोग सोचते थे कि पर्वतीय राज्य है तो यहाँ पर कोई पर्वतीय क्षेत्रों में कोई यूनिवर्सिटी लगेगी, कोई बड़ा अस्पताल खुलेगा, लेकिन मैडम आप देख सकते हो कि क्या हालत है। जो हमारे अस्पताल हैं वो खुद पीपीपी मोड पे भी उनके जो कंपनी वाले हैं, बड़े नेताओं की जो कंपनियां हैं, उनको हमारे सरकारी अस्पताल भी सौंप दिए गए हैं और सुविधाएं बिल्कुल नकारात्मक। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हम कहते हैं कि भाई हम एक अलग राज्य है, हमें हमारे जो मूलभूत जो अधिकार थे, मूलभूत जो हमें मिलने चाहिए थे वो तक नहीं मिले। हमारा मैम टिहरी डैम है जो टिहरी की धरती पे है, विस्थापित यही राज्य के लोग हुए, टिहरी में ही वो स्थापित है, लेकिन जो पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे शिव प्रसाद जी, किन मूलभूत सुविधाओं की बात करें जो आपको अभी नहीं दी गई हैं? मैडम हमें तो कह रहे हैं कि हमें कुछ मत, हमारा जो है वो तो मत छीनो। नहीं, अभी आपने कहा कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं दी जा रही हैं, तो वो जरा पता होना चाहिए भाजपा को भी, सरकार को भी और बीजेपी उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सी वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे आप अभी वंचित हैं। जैसे मूलभूत सुविधाएं क्या है कि अस्पताल है मैम, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ पे टिहरी हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज शुरू कराया इसी सत्र से, यहाँ की सरकार ने उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया। अब प्राइवेट हाथों में देने का क्या मतलब है भाई, प्राइवेट हाथों में दोगे तब भी तो बजट सरकार ही देगी, तो आखिर क्या कारण है कि मतलब सरकारें यहाँ पर कुछ भी संचालित नहीं करना चाहती हैं और किसी भी सुविधा के नाम पे केवल जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ही फायदा पहुंचाना चाह रही है। हम लोग कहते हैं कि भाई जो यहाँ के टैक्स का पैसा है, यहाँ के लोग में, और तो बात यहाँ की जनता जो पैसा जमा करती है बैंकों में, तो जो जमा और अनुपात जो है ऋण वितरण का वो तक नहीं है। यहाँ के बैंक जो है यहाँ से पैसा भी जमा करते हैं और दूसरे राज्यों को जो है पैसा लोन देते हैं, यहाँ के लोगों को लोन तक नहीं मिलता जितना वो लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में। कोई सुविधाएं नहीं है किसी भी तरीके की नहीं, अस्पताल लगा लीजिए, हॉस्पिटल लगा लीजिए, स्कूल लगा दीजिए। सरकार तो कहती है मेडिकल भी दी जा रही है, सड़क निर्माण की भी सुविधाएं जो कि 25 लाख रुपए में एमबीबीएस हो जाता है, यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जाता गरीबों के उत्थान की बात करती है सरकार की, गरीबों के उत्थान अहम कदम उठाए, किसानों के उन्नति के लिए अहम कदम उठाए गए, तमाम तरह की सुविधाओं की बात कर रही है सरकार, फिर भी आप कह रहे हैं कि जो राज्य है आप हैं वंचित रहे। आशीष जी, जिस तरह के सवाल आप उठा रहे थे बीजेपी पर, बीजेपी ने भी आपकी सरकार पर, जब आपकी सरकार थी उस दौर को लेकर के आप पर सवाल खड़े किए, उस दौर में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी तब? जी वंदना जी, अगर आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने का समय देंगी पूरा, सर थोड़ा सा समय लीजिएगा। शुरू करूंगा जी बिल्कुल, समय लेते हुए पूरी जवाब, आपने जो पूरी बात कीजिएगा। आपने जो डिबेट रखी है वो है 11 साल मोदी जी के क्या उपलब्धियां हैं और उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उपलब्धि के लिए 11 साल उपलब्धि की बात बताने के लिए के न्यूज जैसे बड़े चैनल पर बैठकर यदि भाजपा के प्रवक्ता के पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो वंदना जी आप खुद भी समझ जाइए कि कुछ है ही नहीं। ये खाली ढोल कब तक बजेगा, अखबारों की हेडिंग बनेगा, कुछ चैनल इसकी हेडलाइन बना देंगे जी बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, आप कहते रहिए बढ़िया हो रहा है, वास्तविक स्थिति सबको मालूम है कि कुछ बढ़िया हो ही नहीं रहा है। सर जब आप सवाल करेंगे सरकार पर तो सरकार भी तो आपसे सवाल पूछेगी ना फिर। कारोबारियों को नहीं, मैं वंदना जी आपको ये बता रहा हूँ, भारत सरकार की वेबसाइट के डेटा से बता रहा हूँ कि छोटे उद्योग यानी लघु उद्योग जिन्हें कहा जाता है वो, और जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे दुकानदार भी, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां लाकर और ऑनलाइन जब इनका काम चल रहा है, रिलायंस का भी और अंबानी जी का भी,
और अदानी जी का भी। तो उसके बाद नई नई कंपनियां बनाकर अभी एक जेप्टो ऐप लॉन्च की है, उसमें भी ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद नए नाम से आएंगे। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एंकर हैं और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि जियो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का पहला साल का जो पहला बैच है वो कब निकलेगा? 100 स्मार्ट सिटियों की सूची जारी कब होगी? जो विदेश से काला धन लाने की बात हुई थी, आज स्विट्जरलैंड के अंदर हमारा 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है, वो धन चला गया है। बच्चों को पढ़ाना और किसी व्यक्ति का इलाज कराना, ये जो आयुष्मान कार्ड का घोटाला बीच में घुसाया गया है, केवल बड़े अस्पतालों के संचालन के लिए, जो छोटे अस्पताल और सरकारी अस्पतालों की इन्होंने करी है। केवल एक उदाहरण दूंगा कि उत्तराखंड के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती पहले स्थानीय लोगों की होती थी, अब 1700 लोग, उनके नाम की पूरी सूची मोबाइल नंबर सहित दूंगा, जिनको हटाया गया उनकी भी, और जिनको उसकी मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग भरे हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, आज उत्तराखंड का बजट का जो हमारा स्वास्थ्य का बजट है, पूरा राजस्थान गिरोह लूट से एक तरफा पूरा राजस्थान गैंग उत्तराखंड की चिकित्सा व्यवस्था पर हावी है। ठीक है सर, ठीक है सर, इसका भी जवाब ले लेंगे, समय का थोड़ा सा अभाव है हमारे पास। आपके ही काम आएगा। खनन की वसूलने के लिए गुजरात की कंपनी आ गई, आप उत्तराखंड में बचा क्या है? और आप उत्तराखंड से बाहर निकलिए। मैं फिर कह रहा हूँ, सारा झूठ का पुलिंदा लगातार बांधा जा रहा है। अब मीडिया में आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एंकर हैं, कि सच को सामने आने दें और झूठ का पर्दाफाश करने में हमारी मदद करें। सर, हम सच ही दिखाते हैं, चाहे जो पार्टियां हो, हम सच ही दिखाते हैं। तो देश की भक्ति होगी, नहीं करेंगे तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, हम सच ही दिखाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या रहा हो, भाजपा की सरकार में क्या रहा हो, किसी की सरकार में क्या रहा। दीपक जी, आपसे आखिरी सवाल है, आखिरी जो प्रतिक्रिया है, थोड़ा सा समय लेते हुए छोटा सा जवाब चाहेंगे। अनम्यूट कर लीजिए दीपक जी। देखिए वंदना जी, अगर उपलब्धियों के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ होता तो उनके प्रवक्ता जरूर बता रहे होते। मैंने तो पहले कहा है कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देना, और प्रधानमंत्री विकास योजना के बारे में, कौशल विकास योजना के बारे में कोई भी बात, कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। हमारा कहना सिर्फ इतना है। और देखिए, सबसे बड़ा आरोप अब क्या लग रहा है कि इस प्रदेश के जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका दोहन करने का अधिकार अब दूसरे राज्यों को मिल रहा है। दूसरे राज्य लोग यहाँ पर आकर उसका दोहन कर रहे हैं। तो जहां तक जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी बात तो दोहन तो कर रहे हैं, जो यहाँ के जो नौकरी है उस पर भी अब दूसरे राज्यों के जो लोग हैं उनको वरीयता दी जा रही है। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है उस छोटे से राज्य में, जहां पर कि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है वो लगातार इस उपेक्षा का शिकार हो रहा है। वो चाहता है कि उसको नौकरियां मिले, इस प्रदेश में ही उसको नौकरियां मिले। तो जिस प्रकार की नीतियां पिछले 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में चल रही है, उसी का नतीजा है कि इस प्रकार से। ठीक है, जवाब जान लेते हैं संजीव जी से, जवाब जान लेते हैं। संजीव जी, रोजगार को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके अभाव को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वही देखा जाता है कि सरकार तमाम उपलब्धियां गिना रही है और गिनाती भी है, तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं वो देने की बात कहती है, लेकिन आप जो सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं उनका जवाब दीजिए, खास तौर पर रोजगार को लेकर। अनम्यूट कर लीजिए सर। वंदना जी, देखिए उत्तराखंड में इस समय 2 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना परियोजनाएं केंद्र पोषित और राज्य वाली चल रही, जिसमें हम तमाम एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे हम टनल्स की बात करें, चाहे हाईवेज की बात करें, चाहे 5 मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, तो और इस प्रकार के तमाम जो डेवलपमेंट का काम यहाँ पर लगातार हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमने कल्चर चेंज किया है। हम शिलान्यास भी हम करते हैं, उद्घाटन भी हम करते हैं। टाइम बाउंड जो डेवलपमेंट देने का काम हमारी सरकार के द्वारा जो लगातार हो रहा है, मेक इन इंडिया के चलते जो भारत पहले आयात पर पूरी तरह से निर्भर रहता था, आज हम निर्यात करने की स्थिति में है। आज हम हथियारों का निर्यात किसका बढ़ा है बताइए। आपने सवाल पूछ लिया, उसी का जवाब दे रहे हैं।
आप सुनने की क्षमता रखें। कर रहे हैं वो आपके राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोला जा रहा है। अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति हुई है। जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी, जिन्हें ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी, ये नीरव मोदी, ललित मोदी के दोस्त, आज इनकी क्या हालत है समझ लीजिए। अब तो 70 साल तक तो मुगलों ने रोका और 70 साल तक इन मुगलों के वंशज जो और अब नरेंद्र मोदी लूट रहा है कोड और संगठन को क्या क्या बुरी बुरी संज्ञाएं देने वाले ऐसे लोग जो राम मंदिर पर ऊपर लगातार ग्रहण बन के छाए रहे, इनके जंगल से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण के रास्ते को प्रशस्त किया। धारा 370 को उसके कोड को दूर करने का काम किया और लगातार जिस तरह से आप लोग लगातार जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरी तरह बिल्कुल भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रही तमाम उपलब्धियां जो कि गिनाई जा रही हैं और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। संजीव जी, आपका संजीव जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नमणि जी, देखा जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार कर रही है कि हमने ये उपलब्धियां की हैं और ये चोरी छुपके नहीं, जबकि सामने है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इस साफ तौर पर इस लाइन के साथ सरकार चल रही है कि जो विकास की गति है, विकास कार्य जो किए जा रहे हैं वो सबके सामने है। क्या कहते हैं आप? आखिरी प्रतिक्रिया चुकी आपकी, थोड़ा सा समय लेते हुए सर। थोड़े से एक तो ये अभी इन्होंने महिला वाला जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब देख रहे हैं कि देश में महिलाओं के साथ किस तरह ये बोरा गए हैं। भाजपा के बहुत सारे लोग जब ना तो वो हाईवे को देख रहे हैं, ना वो गाड़ियों को देख रहे हैं, ना वो घरों को देख रहे हैं और किस तरीके से जो कुछ हो रहा है। और हमारा प्रदेश तो उसको भुगत रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी जो पाकिस्तान के प्रवक्ता, ठीक है सर, फिलहाल 11 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं। जगह जगह देखा जा रहा है जो उपलब्धियां बनाई जा रही हैं। हमारे साथ तमाम जो राय, प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं सब आपके सामने रही और इसी के साथ ही साथ आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर बता रहे थे आपको जिस तरह से देखा जा रहा था 11 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं और उत्तराखंड किस तरह से निहाल है, इन सभी सवालों को लेकर के हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी जुड़े हुए थे। फिलहाल तो भूमि के दंगल में हमारे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।